आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। लेकिन मेन टॉपिक पे आने से पहले हम लोग ज़रा इस बात को समझें कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म सब लोग देखे ज़रूर होंगे। तो प्रिज्म क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इसका जो दो प्लेन सरफेस होता है वो एक एंगल से इंक्लाइंड होता है। The prism is a portion of a transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at a suitable angle। अब गौर कीजिए, अगर आप प्रिज्म देखे होंगे तो आप गौर करेंगे कि देयर आर 5 फेसेस ऑन ए प्रिज्म। प्रिज्म में 5 फेस होता है। इस 5 में से 3 फेस इसका रेक्टेंगुलर शेप का होता है और 2 फेस होता है ट्रायंगुलर शेप का। आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर को थोड़ी देर आप ध्यान से देखिए, आपको 3 डायमेंशनल फीलिंग तब समझ में आएगा। तो आप देखिए, सामने वाला ये ट्रायंगुलर शेप है, ये पीछे वाला ट्रायंगुलर है, इस साइड वाला और ये बेस नीचे वाला, ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। तो किसी प्रिज्म में लाइट जब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे स्ट्राइक करेगा तो एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से डेविएट करके आएगा, फिर यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ पे एक बार डेविएशन होगा। तो प्रिज्म में क्या होगा? दोनों सरफेस पे डेविएशन होगा। तो जिस दोनों सरफेस पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जितने एंगल से ये इंक्लाइंड है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल, या इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए लेटर से। ये प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म में मेन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो आप जरा गौर कीजिए, प्रिज्म आप समझ गए अगर, तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है और ये जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इस प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है वो है ए। कंसीडर ए प्रिज्म मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द प्रिज्म एंगल इज ए। अब देखिए, मेन इसका ये फिगर आपको समझना है। फिगर आप समझ जाइए तो फिर आगे हम लोग इसी से कैलकुलेशन करते हैं। तो फिगर समझिए, ये क्या है? ए बी सी एक प्रिज्म है। नहीं तो हम लोग 3 डायमेंशनल शो नहीं करते, जब फिगर बनाते तो इस तरह से ट्रायंगल के शेप में बना लेते हैं। तो हम कहेंगे ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पे देखिए एक रे यहाँ से स्ट्राइक किया, ये इंसिडेंट रे है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इसका ओरिजिनल पाथ यहाँ से ऐसे होता है, ये इधर चला जाता है। लेकिन इस पॉइंट पे ये देखिए रेयर से डेंसर में जा रहा है। अब इस पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए एनो, तो ये किधर गया? टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये डेविएट किया यहाँ पे, फिर ये सेकेंड सरफेस पे पहुँचा। सेकेंड सरफेस पे जब ये पहुँचा तो फिर देखिए इस पॉइंट पे एक नॉर्मल डाल दिए एमओ। अब ये क्या हुआ? डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया एस की ओर। तो पी से चला, क्यू पॉइंट पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ आर पॉइंट पे आया और फिर ये टुवार्ड्स एस ट्रेवल कर गया। ये दोनों नॉर्मल आप देख रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर हम इस रे को लेंगे तो प्रिज्म से हमारा ये रे, प्रिज्म नहीं होता तो ये रे हमारा इस तरह से स्ट्रेट जाता, और फाइनली ये जब यहाँ प्रिज्म से इमर्ज आउट हो रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे पीछे बढ़ा लिए, यहाँ आगे। अब आप देखिए कि इतना एंगल से हमारा रे डेविएट कर रहा है, यही एंगल है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको मान लिए एंगल आई फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर इसको मान लिए R1, ये क्या हुआ? फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मान लिए R2, ये एक्चुअली फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ सेकेंड सरफेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये E ये सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि I इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, E इज़ द एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको मान लिए R1, इसको मान लिए R2। इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए और इस फिगर को ड्रॉ करना सीख जाइए। प्रिज्म एंगल ए है और इस प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो आप मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अब आप देखिए
कि इन ट्रायंगल टी क्यू आर ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसमें ये जो डेल्टा है ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे इस दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो एंगल इन ट्रायंगल टी क्यू आर डेल्टा इक्वल टू कितना? तो आप कहेंगे टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू, डेल्टा इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू। अब गौर कीजिए कि ये जो एंगल है आपका टी क्यू आर, ये वाला एंगल, ये कितना होगा? तो आप कहेंगे ये आई है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट यहाँ से यहाँ तक टोटल आई होगा, और ये R1 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? I माइनस R1। इसी तरह से इधर वाला एंगल ये हो जाएगा E माइनस R2। तो यहाँ पे कह दिए डेल्टा इक्वल टू टी क्यू आर के बदले I माइनस R1 और टी आर क्यू के बदले कह दिए E माइनस R2। तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया R1 प्लस R2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो एंगल QOR में किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो आप कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए कि इन ट्रायंगल QOR R1 प्लस R2 प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल QOR। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब करें इन क्वाड्रिलेटरल AQOR, जरा फिगर पे आइए, AQOR। अब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। अब देखो एक एंगल तो इसका A है, दूसरा एंगल होगा AQO, ये क्या है? 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है। तीसरा एंगल हम कहेंगे QOR, और ये चौथा एंगल इधर भी क्या है? ये OM, इस सरफेस पे नॉर्मल है, तो इधर वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। यानी आप कहेंगे A प्लस 90 प्लस एंगल QOR अब प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल AQOR A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल QOR प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो A इक्वल टू क्या हो गया? 90 90 180, उस साइड ले जाइए, 160 माइनस 180 तो हो गया 180। अब माइनस एंगल QOR, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इक्वेशन 2 और 3 को आप कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? देखिए इसका भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड है 180 माइनस QOR, इसमें भी 180 माइनस QOR, यानी आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा, दैट इज R1 प्लस R2 इक्वल टू A। यहाँ पे कह दिए कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। और अब अगर ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 था डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 के बदले अगर हम A पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू I प्लस E अब माइनस R1 प्लस R2 के बदले क्या कर दिए? A। तो अब आपके पास एक रिलेशन हो गया डेल्टा प्लस A, इसको इधर लाए, इक्वल टू I प्लस E। अब ये दो रिलेशन है, डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E, और एक है R1 प्लस R2 इक्वल टू A। ये किसी भी प्रिज्म में आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इस दोनों फार्मूला को याद रखना है। अब जरा सा आगे बढ़िए। अब किसी प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो आप कहेंगे कि ये प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, और प्रिज्म का जो मटेरियल है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। तो आप कहेंगे कि द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स on the angle of prism, angle of incidence, and also on the nature of material of prism। तो अब अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम चेंज करें और उसके अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा, तो अगर इस दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो क्या नेचर होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने से एंगल ऑफ डेविएशन कैसे चेंज होगा?
तो इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में भी ये टॉपिक है, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीज करता है। डिक्रीज करते करते वह एक मिनिमम वैल्यू तक आता है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और फिर अगर फर्दर आप आई को इंक्रीज करते जाएं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता है। दैट इज जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक यू शेप का ग्राफ मिलता है। तो यही बात देखिए यहाँ लिखे भी हैं, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज, रीचेज टू ए मिनिमम वैल्यू एंड इंक्रीजेज अगेन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग डेल्टा एम यहाँ पे लगाते हैं, तो डेल्टा एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एम क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो अब देखिए जरा सा, इसी को अगर ग्राफिकली हम लोग देखना चाहें तो इधर ले रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इधर ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है, घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचा और उसके बाद फिर ये इंक्रीज करने लगा। तो इस तरह का एक ग्राफ मिलता है, इसको याद रखना होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आया है। अब आप देखिए कि ये जो मिनिमम वैल्यू, इसी को डेल्टा एम कह रहे हैं, और इसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन अगर इस मिनिमम डेविएशन को छोड़ के मान लीजिए इस वाई एक्सिस पे हम कोई भी डेल्टा ले लें, तो इस डेल्टा के वैल्यू देखो, इस ग्राफ पे यहाँ पे भी डेल्टा ही है, और इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो भी वैल्यू क्या है? डेल्टा ही है। तो इस यहाँ पे डेल्टा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए कुछ अलग है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है। तो आप कहेंगे कि एक डेल्टा के लिए मान लिया I1 और इसी सेम डेल्टा के लिए एक हो गया I2। तो आप कहेंगे कि किसी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक डिक्रीज करते समय और एक इंक्रीज करते समय। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन सपोज हमारा है 40 डिग्री, तो ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 डिग्री है तो भी एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री हो, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए 70 डिग्री है तो भी एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री हो। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसीलिए हम लोग जब इसमें आगे फार्मूला डिराइव करते हैं तो वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए करते हैं। तो मिनिमम डेविएशन का क्या केस है? तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। आप कहेंगे कि फॉर मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस के जब इक्वल हो जाएगा, दैट इज जब आई ई के बराबर होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। एंड इन दिस केस द रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे फिगर में देखिए क्यू आर, वो क्या होगा? बेस ऑफ द प्रिज्म BC के पैरेलल हो जाता है। और इसी केस में हम लोग कहते हैं कि जो हमारा प्रिज्म है वो सिमेट्रिकल स्टेट में है, यानी आई ई के बराबर है, और आप दोनों तरफ से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक जैसा दिखेगा। तो कभी भी आपको कहें कि ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एंड पासेस सिमेट्रिकली, तो आप समझेंगे कि ये मिनिमम डेविएशन का केस है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा? आई ई के बराबर होगा। मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म होगा। मिनिमम डेविएशन के केस में लाइट रे सिमेट्रिकली पास करेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप गौर कीजिए कि अगर हम कहें, हमारे पास अभी एक फार्मूला हम लोग निकाले थे कि सिंस डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, इसी का यूज कर रहे हैं। इफ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा किसके बराबर है? मिनिमम डेविएशन के, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे हम अगर डेल्टा एम रख दें तो डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू आई, ई के जगह पे भी कर दिए आई, आई टू आई, तो आई इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो ये आई के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक रिलेशन मिला। और फिर आप देखिए कि जब हम कह रहे हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, ये भी हम लोग अभी निकाले थे। तो जब आई ई के बराबर होगा तो R1 R2 के बराबर होगा। तो जब R1 R2 के बराबर होगा तब आप कहेंगे कि R1 प्लस R2 यानी R1 प्लस R1 इक्वल टू ए। तो 2R1 इक्वल टू ए, तो देयरफॉर R1 इक्वल टू ए बाई टू।
ये एक रिलेशन मिला। तो अब देखिए कि शुरू में हम लोग दो रिलेशन निकाले थे कि डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, और एक कहे थे R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। इसका यूज आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये दो फार्मूला आप देख रहे हैं, इसका यूज हम लोग तभी करेंगे जब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन होगा। मिनिमम डेविएशन के केस में इस दोनों का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए कि मिनिमम डेविएशन के केस में आई इतना मिल गया और आई ई के बराबर है तो ई भी इतना ही होगा। R1 R2 के बराबर है तो R2 भी a/2 के ही बराबर होगा। तो जब हमको आई और R1 मिल गया तो हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। तो गौर कीजिए, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, आप या तो फर्स्ट सरफेस पे करेंगे या सेकेंड सरफेस पे करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हम माने हैं म्यू, और तो आप क्या कहेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1। फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 था। तो म्यू इक्वल टू साइन आई के जगह पे रखे a प्लस डेल्टा m/2 और बाय कर लिए साइन a/2। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाय साइन a/2। यही फॉर्मूला है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म फार्मूला। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी ये फार्मूला दे देता है, कहता है किसी प्रिज्म के लिए आप इसको डिराइव कीजिए, या आपको कहेगा कि प्रिज्म फार्मूला डिराइव कीजिए, या आपको कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच एक रिलेशन निकालिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा भी जाता है, 3 मार्क्स में ये आता है। तो ये आपका ये मेन टॉपिक है, इस पर फिर कुछ न्यूमेरिकल सब भी आगे है। लेकिन इसके पहले अब देखिए एक बात यहाँ पे है, ये हम लोग कह दिए कि जब डेविएशन मिनिमम होगा तो आई ई के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को शो नहीं किए कि कैसे बराबर होगा। आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए इस चीज़ को, जैसे हम यहाँ पे बताए हैं, तो आप एग्जाम में इतना लिख देंगे। लेकिन अब आई ई के बराबर कैसे हुआ, इस चीज़ को हम लोग अलग से समझ लेंगे। समझने के लिए तो कैसे समझेंगे, गौर करिएगा, ये रफ है। एक रिलेशन था हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। गौर किए, तो आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं रूट आई का होल स्क्वायर प्लस रूट ई का होल स्क्वायर माइनस ए। इसको हम ऐसा कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि रूट आई माइनस रूट ई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू रूट आई इंटू ई माइनस ए। किसी गिवन प्रिज्म के लिए ए तो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए डेल्टा का ये वैल्यू है, तो डेल्टा का ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, तो आप कहेंगे कि जब इसका वैल्यू मिनिमम हो। ये तो जो है ये तो प्लस है, तो आप कहेंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अब आई ग्रेटर देन ई हो या ई ग्रेटर देन आई हो, दोनों ही केस में क्या होगा, होल स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव टर्म ही आएगा। तो इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो आप कहेंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो। ये जीरो कब हुआ, तो आप कहेंगे जब रूट आई इक्वल टू रूट ई हो। तो जब आप कहेंगे कि आई इक्वल टू ई हो, तो जब आई ई के बराबर होगा तब आप कहेंगे क्या होगा, डेविएशन हमारा मिनिमम होगा। फिर दूसरी बात कि R1 R2 के बराबर कैसे हो गया, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। तो फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो साइन आई बाय साइन R1 इक्वल टू म्यू। और सेकेंड सरफेस पे अगर यही फार्मूला यूज करें स्नेल्स लॉ, तो क्या कहेंगे, सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, तो साइन R2 बाय साइन ई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/μ। तो अब इसको ऐसा कह सकते हैं कि आप साइन ई बाय साइन R2 इक्वल टू म्यू, उल्टा कर लिए। अब इस दोनों इक्वेशन को देखिए, ये भी म्यू ये भी म्यू, तो आप कह सकते हैं कि साइन आई बाय साइन R1 इक्वल टू साइन ई बाय साइन R2। इतना आप समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साइन आई जब ई के बराबर होगा तो साइन आई साइन ई के बराबर होगा, कैंसिल हो गया। तो आप कहेंगे साइन R1 इक्वल टू साइन R2, तो देयरफॉर R1 इक्वल टू R2।
जब आई ई के बराबर होगा तो R1 इक्वल टू R2। ये समझने के लिए मेंशन करने का ज़रूरत नहीं। अगर मन में ये क्वेश्चन उठता है कि नहीं कैसे हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, बाकी हम लोग तैयार वही करेंगे जो अभी हम लोग देखे हैं। और फिर देखिए प्रिज्म से रिलेटेड एक और टॉपिक है यहाँ पे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। डिस्पर्सन किसको कहते हैं? तो कहता है कि जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर में बट जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। तो आप कहेंगे कि वाइट लाइट में ऑलरेडी 7 कलर्स। डिस्पर्सन को जब पहली बार ऑब्जर्व किया था न्यूटन ने, तो उसको लगा कि ये 7 कलर कहाँ से आ गया, हो सकता है प्रिज्म कलर डेविएट कर रहा हो। तो जब इसी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से किया गया तो देखा गया कि नहीं, वाइट लाइट में ऑलरेडी 7 कलर्स हैं, प्रिज्म सिर्फ उसको क्या करता है, अलग अलग एंगल से डेविएट कर देता है। तो आप जब सामने में स्क्रीन रखते हैं तो सब अलग अलग पोजीशन पे हम लोगों को दिखता है। तो इस पे फिर बाद में जब और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए तो ये जो 7 कलर इसमें मिलते हैं, उन 7 कलर को अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अगर आप सही रेशियो में मिला देंगे तो फिर वाइट मिल जाएगा। 2 कलर 3 कलर मिलाने से कोई तीसरा कलर मिलता है। तो आप कहेंगे कि इसी तरह से 7 कलर्स को अगर आप सही रेशियो में मिलाएंगे तो वाइट मिल जाता है। तो डिस्पर्सन किसको कहेंगे? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its constituent colors after passing through a prism is called dispersion of light। और जो 7 कलर का हम लोग को एक बैंड मिलता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो आप कहेंगे द बैंड ऑफ 7 कलर्स सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर का बैंड मिला है इसको क्या नाम देंगे? स्पेक्ट्रम। और इस फिगर से आप समझ लीजिए, ये प्रिज्म है, वाइट लाइट इस पर स्ट्राइक किया, ये क्या हुआ, 7 अलग अलग कलर में बट गया, फिर सेकेंड सरफेस पे आया, फिर ये अलग अलग कलर में जा रहा है। तो अब आप देखिए सबसे ऊपर इसका रहता है रेड, सबसे नीचे वायलेट। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। नीचे से ऊपर की ओर हम लोग इसको इस तरह से याद रखते हैं, तो कहते हैं VIBGYOR, विबग्योर। ये आप पढ़े होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हो रहा है और वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस ऑर्डर को याद रखना है। तो रेड का डेविएशन सबसे कम है, वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा है। तो अब इस डिस्पर्सन का काउज क्या है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछा है कि व्हाट इज़ द काउज ऑफ डिस्पर्सन। तो आप कहेंगे कि वाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं सबका वेवलेंथ अलग अलग है। द वाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स एंड ऑल द 7 कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो और जितना भी लाइट का जो कोई भी मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ऐसे अभी तक हम लोग कहते थे कि एक पर्टिकुलर कोई मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर इतना दिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बात चेंज हो रहा है कि अलग अलग कलर का लाइट अगर किसी मीडियम से होकर ट्रेवल करेगा तो सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग अलग होगा। तो जब सबके लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो डेविएशन भी सबका अलग अलग होगा और इसीलिए सब अलग अलग एंगल से डेविएट करेगा। और सामने अगर आप स्क्रीन रखते हैं तो उस पर सब अलग अलग पोजीशन पे जाके स्ट्राइक करता है। यही डिस्पर्सन का काउज है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे ईच कलर ऑफ लाइट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ लेम्डा। अकॉर्डिंग टू कॉची एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था, according to Cauchy's formula, refractive index mu of a material depends on wavelength of light lambda। तो कॉची ने कहा, उसका एक रिलेशन है लेकिन हम लोग फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। म्यू क्या है? लेमडा 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन कम होगा। तो यहाँ पे वही बात हम लोग मेंशन करते हैं, एज म्यू ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स देयरफॉर डिफरेंट कलर्स डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। दिस इज द काउज ऑफ डिस्पर्सन। क्योंकि सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा
और यही क्या है, तो डिस्पर्सन का काउज है। यहाँ तक बताना है। अब थोड़ा सा इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो 7 कलर है उसमें से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है रेड का और सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट का। तो अगर हम ठीक दोनों एंड वाले का ले लें तो आप कहेंगे लेमडा वायलेट इज लेस देन लेमडा रेड। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो म्यू वायलेट कलर के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा रेड से। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे डेल्टा वायलेट का डेल्टा रेड से ज़्यादा होगा। तो इसलिए रेड का डेविएशन सबसे कम है, वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा है। तो ये डिस्पर्सन है। इसमें कुछ और छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव 1-2 नंबर का भी पूछता है। अब इसी चीज़ को अप्लाई कर देगा आपको लेंस में। आपको कहेगा कि एक लाइट है उसको दूसरे लाइट से हम लोग रिप्लेस कर दिए, बताइए फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाएगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सभी आगे हम लोग कुछ इसमें मेंशन करेंगे। तो आज आप यहाँ तक याद रखिए, ये इसका मेन टॉपिक है। इसको खूब बढ़िया से पढ़ के आप तैयार कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल अभी नहीं बता रहे क्योंकि आप थ्योरी जब बढ़िया से याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल फिर समझने में आसानी होगी। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पे प्रिज्म पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे और तब ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।